नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान के सबसे जरूरी अनुच्छेद देखेंगे। सबसे पहली बात तो 1 से लेकर 51 तक आपको रटे होने चाहिए और उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट वाले पता होने चाहिए। सारे इंपॉर्टेंट वाले देखेंगे, पूरे तो नहीं याद रखे जा सकते हैं लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले जरूर याद रखे जा सकते हैं। जैसे पहला वाला क्या है, पहले वाले आर्टिकल में नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन है, ठीक है, यानी कि संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में क्या डिफरेंस है? आर्टिकल 2 का मतलब है कि अगर इंडियन टेरिटरी से बाहर का कोई जो है एरिया उसको एक्वायर करके इंडिया का राज्य बन जाता है तो आर्टिकल आएगा 2। और इंडिया के अंदर ही जितने स्टेट है उन्हीं में कुछ एडजस्टमेंट कर दिया, 2 स्टेट को मिला के नया बना दिया, एक स्टेट से 2 टुकड़े कर दिए, किसी का नाम बदल दिया, वो सब आएगा आर्टिकल 3 में। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। तो इसमें लिखा हुआ है ना, एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, ये सब आर्टिकल 2 में आएगा। 2A में वही सिक्किम है, इसमें और रिपील कर दिया गया। हालांकि ये 3 में क्या है, नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्य और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन। 2 और 3 में समझ में आ गया ना डिफरेंस। 4 में क्या है, हमने देखा था ना ये शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब कोई भी चीज अगर 2-3 में होगी तो वो सब इसमें अमेंडमेंट किया जाएगा, फर्स्ट और फोर्थ वाले शेड्यूल में कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी राज्य अगर या तो बाहर से आया या फिर अंदर ही से तोड़ के बनाया गया तो वो सब शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में वहां पे उसके रिफ्लेक्शन में क्या यहाँ पे आपको करने हैं अमेंडमेंट, वो सारे कर दिए जाए। क्योंकि शेड्यूल में हमने देखा था ना पूरा कि 1 में क्या है, पूरा नेम और टेरिटरी है पूरे जितने भी हैं, और शेड्यूल 4 में क्या था, जल्दी से कमेंट करके बता। राज्यसभा की सीटों का एलोकेशन था कि नहीं था? चलिए फिर आगे चलते हैं। इसमें आर्टिकल 5 क्या कहता है? आप ये बात करता है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के बारे में बात करता है। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाले, लेकिन एक बार फिर भी देख लीजिए। 1 से 51 तक वाले एक बार आपको पता होने चाहिए, एक बार मतलब उससे रिलेटेड चीजें जरूर पता होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए आर्टिकल 6 में उन सिटीजन की बात की गई जो इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान चले गए हैं। 7 में उनकी बात करी गई है जो पाकिस्तान के माइग्रेंट हैं। फिर 8 वाले में उन सिटीजन की बात करी गई है कि जो भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्ति हैं उनके नागरिकता के अधिकार कैसे होंगे। फिर ये यहाँ पे रिनाउंसिएशन की बात करी गई कि विदेशी राज्य की नागरिकता अगर कोई लेगा तो स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक ना होना, ठीक। मतलब अगर आप किसी दूसरे जो है देश के लोगे तो फिर यहाँ पे नहीं रह सकते हो। सिंपल बात ये, इंडिया में सिंगल सिटीजन कॉन्सेप्ट है, एक ही। अगर आप किसी दूसरे देश के नागरिक हो तो हमारे देश में नहीं रह सकते हो, सिंपल है ये बात। 10 वाला क्या है, नागरिकता के अधिकारों का बने रहना, ठीक है। और 10वां वाला ये है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा नियमन किया जाना, ठीक। तो ये पार्लियामेंट रेगुलेट करेगी राइट ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। अच्छा, सिटीजनशिप की बात चलिए, देखिए डिटेल वाला वीडियो मैं डाल चुका हूं, बस यहाँ पे मैं मेन बातें बता रहा हूँ। एक्विजिशन सिटीजनशिप की कैसे कर सकते हैं? 5 स्टेप से, 5 तरीके से भारत की नागरिकता हासिल करी जा सकती है। बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, नेचुरलाइजेशन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। और भारत की नागरिकता जो है कैसे जो है लॉस हो जाती है, कैसे छीनी जा सकती है या फिर कैसे गंवाई जा सकती है, रिनाउंसिएशन से, टर्मिनेशन से और डेप्रिवेशन से। फिर ये वाला तो हम जानते हैं, 12th वाला मैंने अलग से एक लिस्टिंग का वीडियो ही दिया है आपको। 12th वाले में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। अच्छा ये बताइए स्टेट में कौन कौन आता है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। आर्टिकल 13 में क्या है कि जो भी ऐसे लॉ होंगे जो कि फंडामेंटल राइट को करेंगे वॉयलेट, उनको इनकंसिस्टेंट कर दिया जाएगा, उनको नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 वाला बोला था मैंने, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी तरह का, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ पे। 16 वाला क्या है कि पब्लिक इंप्लॉयमेंट में कोई भी जो है आपके साथ पक्षपात नहीं होनी चाहिए, इक्वलिटी रहनी चाहिए। हालांकि हर जगह एक्सेप्शन जरूर है, ठीक है। अच्छा एक बात ये बताइए, ईडब्ल्यूएस का जो अमेंडमेंट है वो पहली बात तो कौन सा नंबर का अमेंडमेंट है, और दूसरी बात ईडब्ल्यूएस के अमेंडमेंट ने कौन कौन से आर्टिकल में आखिर बदलाव किया होगा। उसके बाद यह बात करें तो 17 वाला है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, 18 वाला टाइटल का जो है एबोलिशन है, 19 वाले में 6 तरीके की फ्रीडम है, 20 वाला मैंने बताया था कन्विक्शन में 10 अल्फाबेट है, और जो है ये आर्टिकल है 20, 10 × 2 20, ठीक है। 21 वाला प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट बहुत ज्यादा इसको बार बार इंटरप्रेट करता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 21 वाला राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन है, 6 से 14 साल तक के बच्चों को फंडामेंटल राइट है, उनका मौलिक अधिकार है कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिले। लेकिन अभी जो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 वाली, उसने 6 से 14 वाले को एक्सटेंड करके 3 से 18 कर दिया है। ध्यान रखना, उसमें स्कीम क्या है नई वाली में, 5 3 3 4। अब ये बताइए 5 3 3 4 में एज क्या क्या रहेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें 22 वाला क्या है, 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 22 वाला क्या है,
डिटेंशन के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। मेन बातें बता रहा हूँ बस मैं यहाँ पे। 23 में क्या है, ट्रैफिकिंग नहीं होगी और फोर्थ लेबर नहीं होगा। 24 बच्चों को एम्प्लॉयमेंट के लिए रोकेगा, ठीक है, तो बच्चों को आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं फैक्ट्री में और जगह जगह, ठीक है। 25 में क्या है, 25 से लेकर 28 तक रिलीजियस वाला फ्रीडम। तो 25 में क्या है आपका, 25 में फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन है, ध्यान रखना, मतलब आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। 26 में क्या है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता है। 27 में क्या है कि भैया अगर आप अपने धर्म का प्रमोशन कर रहे हो तो आपको टैक्सेस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 27 क्या है, ये टैक्सेस से रिलेटेड है, ध्यान रखना। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता है यहाँ पे। 28 में क्या है, अटेंडेंस वाला है, ध्यान रखना कि आप जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन अगर दिए जाते हैं किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जो आपके धर्म के खिलाफ है, तो आप जो है उसको चाहो तो रिफ्यूज कर सकते हो, मतलब कि निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता है, चाहो तो प्रेजेंट हो चाहो तो ना हो। फिर इसमें देखिए 29, 20 जो 30 है ये माइनॉरिटी वाला है, मैंने पहले बताया था, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। 29 है, 30 वाला है माइनॉरिटी का ये राइट है कि वो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर कर सकते हैं, वहाँ पे माइनॉरिटी वाले ही रहेंगे, ये भी एक चीज़ है। 31 वाले को रिपील कर दिया गया है, 31A इस समय है, ठीक है, कि अगर कोई भी एक्विजिशन किया जाएगा उसके लिए यहाँ पे है ये, ठीक है। कुछ अधिनियमों और ये वाला है, संपदाओं आदि के अर्जन के उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति, ठीक है, मतलब एक्विजिशन से संबंधित हो गया। यहाँ पे एक्विजिशन अगर किया जाएगा तो फंडामेंटल राइट को यहाँ पे एक तरह से कंसिडर किया जा सकता है, मतलब यहाँ पे कुछ मिला के अगर एक्विजिशन किया जाएगा तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट इतना नहीं लगेगा। 31B में क्या है कि वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 31C इंपॉर्टेंट है, इसका ये मतलब है कि किसी अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल को जो है इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि फंडामेंटल राइट जो है अगर मान लीजिए वायलेट हो तो उसको लॉ को आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, ये वाली चीज़ है, मतलब यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल को प्रेफरेंस देने की कोशिश करी गई है, ठीक। 32 एक खुद फंडामेंटल राइट है, मतलब कि आपका सुप्रीम कोर्ट जाना ये भी एक फंडामेंटल राइट है। सीधी बात यह कि अगर आपका फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार वायलेट किया स्टेट ने, ठीक है, तो आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो डायरेक्टली, और ये वाला भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, मतलब आप डायरेक्टली अगर फंडामेंटल राइट के वायलेशन के सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये भी संविधान आपको अधिकार देता है आर्टिकल 32 के तहत। आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट भी जा सकते हो, उसके लिए रिट्स इशू करेंगे या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू कर सकता है 6 तरीके की, जैसे जो है आपका को वारंटू हो गई, हैबियस कॉर्पस हो गई, मैंडेमस हो गई, प्रोहिबिशन हो गई, सर्ट्यूररी हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें रिट्स वाला मैं बता चुका हूं। हाई कोर्ट की पावर इसमें थोड़ी वाइड है, ये हाई कोर्ट अगर आप जो है फंडामेंटल राइट के लिए भी अगर वायलेट हुआ है उसके लिए भी रिट इशू कर सकता है, आपका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है तो भी रिट इशू कर सकता है, ठीक है, ये चीज है। अब अरेंजमेंट ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये इंटरप्रेट किया है, ये ऑब्जर्व किया है कि अगर आपके पास कोई जो है फंडामेंटल राइट आपका वायलेट हो तो अगर आप पहले जो है हाई कोर्ट ही जाइए, क्योंकि पहला वहां पे करिए, अगर फिर भी वहां से कोई दिक्कत होती है तो सुप्रीम कोर्ट तो जा ही सकते हो, लेकिन पहला प्रोविजन ये कि अगर हाई कोर्ट पे जाने का आपके पास है प्रावधान तो पहले हाई कोर्ट जाइए फिर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, ये है पोजीशन पूरी। 33 में ये है कि जो भी आर्म फोर्सेस ज्वाइन करेगा अगर इंडिया का, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि वो हर चीज में जो है फंडामेंटल राइट अपने दिखाएंगे। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिखा के अगर उन्होंने आर्मी और जो है आर्म फोर्सेस का सीक्रेट बता दिया तो दुश्मन जो है हम पे हमला कर सकता है, देश का जो है नुकसान हो सकता है। इसीलिए 33 बनाया गया है कि अगर आप आर्म फोर्सेज में अगर आप सरकार के ही अंग हैं तो थोड़ी ना हर चीजों में फ्रीडम दी जा सकती है, मतलब हर चीज में अगर आप लबर लबर करोगे तो कैसे चलेगा। तो इसीलिए जब तक आप उसमें अंग है तब तक आपके लिए कुछ फंडामेंटल राइट कर्टेल किए जा सकते हैं, कम किए जा सकते हैं। 34 में ये है कि मार्शियल लॉ अगर लगेगा तो रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। 35 में ये है कि अगर यहाँ पे मतलब जो भी लेजिस्लेशन है कि कैसे जो है आपको फंडामेंटल राइट का, अगर मान लीजिए वैसे तो ये अपने आप ही माने जाते हैं कि फंडामेंटल राइट है ही, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए लेजिस्लेशन बनाना पड़े तो उसके लिए 35। मैंने आपको पिछले एक वीडियो बनाया था लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट में, उसमें मैंने बताया था सिटीजन के और जो है फॉरेनर्स के क्या क्या राइट होते हैं। बताइए इनमें से कौन कौन से राइट जो फंडामेंटल वाले हैं उनमें से सिर्फ सिटीजन के लिए हैं और कौन कौन से सिर्फ फॉरेनर्स के लिए हैं, और कौन से ऐसे राइट्स हैं जो इमरजेंसी अगर हो जाए तब भी जो है वो नहीं उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है, बाकी सब पे लगाया जा सकता है। लेकिन कौन कौन से ऐसे आर्टिकल वाले राइट्स हैं जिसपे इमरजेंसी के टाइम भी आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता है स्टेट। फिर ये वाला डीपीएसपी वाला है, डीपीएसपी में 36 में फिर से डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 12 वाले में भी डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, 36 में भी है। 37 में कैसे जो है एप्लीकेशन होगा डायरेक्टर प्रिंसिपल का, 38 में कि आपको स्टेट को एक सोशल ऑर्डर सिक्योर करना है जितने भी लोग हैं उनके वेलफेयर के लिए, ठीक। 39 में क्या है, 39 में कुछ प्रिंसिपल्स जो है स्टेट को फॉलो करने हैं। 39A इंपॉर्टेंट है
इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड, ठीक है। 40 में क्या है, पंचायत, ये क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है। मैंने याद है गांधीयन की ट्रिक बताई थी, बताइए वो क्या ट्रिक थी। गांधीयन प्रिंसिपल कौन कौन से थे, 3 टाइप के होते हैं डीपीएसपी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन नहीं कि भैया गांधीयन होता है, एक सोशलिस्ट होता है, एक वेस्टर्न लिबरल इंटेलेक्चुअल होता है, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ क्लासिफिकेशन किया गया है इनके नेचर को देख के, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, ये देख लेना, ध्यान रखना। ये पहले ये संविधान में था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत डीपीएसपी में, फिर इसका कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कर दिया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो अब ये पंचायती राज संस्था क्या है, संवैधानिक संस्था है। 41 में राइट टू वर्क एजुकेशन वाला है। 42 में क्या है, जस्ट और ह्यूमन कंडीशन। 43 में क्या है, लिविंग वेज एक्सेट्रा जो है ये वर्कर्स के लिए। 43A इसमें क्या है, ये 42nd अमेंडमेंट से करा गया था इंट्रोड्यूस, याद है मैंने बताया था 42nd वाले में कई सारे, इसको क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा अमेंडमेंट हुए थे। तो मैनेजमेंट जो होगा इंडस्ट्री का, उसमें वर्कर का भी पार्टिसिपेशन होगा, ध्यान रखना। 43B में क्या है, आपका प्रमोशन कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। अब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना भी एक फंडामेंटल राइट है, याद रखिएगा। यूसीसी वाला 44 में है। 45 में है, अभी मैंने बताया था क्या कि आर्टिकल 21A के बाद अब 0 से 6 साल तक के बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी डीपीएसपी के थ्रू है, और 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन फंडामेंटल राइट है। लेकिन एनईपी ने बदल दिया है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने अब 3 से 18 साल तक के बच्चों को ये कर दिया है, जो 6 से 14 साल तक का था, ठीक है। फिर आपका 46 वाला क्या हो गया, एजुकेशनल इकोनॉमिक राइट SC ST और दूसरे वीकर सेक्शन के। 47 में ड्यूटी स्टेट की है कि न्यूट्रिशन का लेवल बढ़ाए, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ाए। 48 में जो है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के ऑर्गेनाइजेशन के लिए। 48A में क्या है, एनवायरनमेंट की रक्षा करना, प्रोटेक्शन करना, इंप्रूवमेंट करना, ये सब जो है आ जाएगा। और 49 में मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करना, ये जो नेशनली इंपॉर्टेंट है। 50 में सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, याद रखिएगा। 51 में इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो 51 तक आपको एक बार याद रखना जरूरी है। 51A में फंडामेंटल ड्यूटी है। शुरू में ये जो है 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 10 करी गई थी इंट्रोड्यूस, और फिर एक और कर दी गई थी 86 अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, ठीक है। ये क्या थी कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। बीच बीच में और कुछ देख लेते हैं। 148 में कैग है, और ड्यूटी और पावर जो कैग की है वो 149 में है। 169 किस लिए इंपॉर्टेंट है, एबोल्यूशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन, मतलब विधान परिषद अगर खत्म करना है या फिर बनाना है उसके लिए ये 169 में, ठीक है। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल है, ध्यान रखिएगा। 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि बजट है, ठीक है। 123 में ऑर्डिनेंस पावर है प्रेसिडेंट की, और 213 में है गवर्नर की, ध्यान रखिए। ये देखिए 213 में गवर्नर की पावर है ऑर्डिनेंस को जो है प्रोमलगेट करने की। फिर ये वाले आर्टिकल हैं 243A से लेके अगर आप देखेंगे O तक का, तो ये किससे रिलेटेड है, ये पंचायती राज से रिलेटेड है। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट वाले देख लेते हैं बस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि 243A में क्या लिखा हुआ है, ग्राम सभा। ए वाला सबसे पहले ग्राम सभा, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, ये 243B में लिखा हुआ। ए वाला याद रखिएगा, ग्राम सभा इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन D में है, ये याद रखिएगा। और आप जो है फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन, ये 243I में है, आई में है, ध्यान रखना। फाइनेंस कमीशन जो होगा पंचायत वाला वो 243I में है, ठीक है। और इलेक्शन वाला के है, ये ध्यान रखना, इलेक्शन वाला है के, 243K। आई वाला किससे रिलेटेड है, आई वाला आपका फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, और के वाला आपका इलेक्शन से रिलेटेड है। ए वाला ग्राम सभा से रिलेटेड है, और डी वाला रिजर्वेशन से रिलेटेड। फिर अगर आप देखेंगे जो ये म्यूनिसिपैलिटी वाला है, इसमें 243P से लेकर ZG तक है, ठीक है। इसमें 243Q जो है आपका, वो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा म्यूनिसिपैलिटी का, उससे रिलेटेड है। रिजर्वेशन जो सीट वाला है वो टी से रिलेटेड है। ऊपर किसमें, पंचायत में डी है, यहाँ पे टी है, ध्यान रखना। वो पंचायत के फाइनेंस कमीशन के लिए क्या था, आई, अभी हमने देखा था ऊपर आई था, ऊपर 243I। यहाँ पे क्या है फाइनेंस कमीशन के लिए, वाई, तो आई वाई ऐसे याद रखिएगा। ऊपर क्या था, DTIY ऐसे करके याद रखिएगा। इलेक्शन के लिए बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ZA है, ठीक है। ऊपर क्या था, के, तो KZA ऐसे करके याद रखिए। रेसिडुअल जो पावर है लेजिस्लेशन की वो 248 में। इंटरनेशनल एग्रीमेंट को करने के लिए 253 में है। कंटिजेंसी फंड 267 में है, ध्यान रखना, कंटिजेंसी फंड 267 में है। फाइनेंस कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 280 में है, ये ध्यान रखिएगा। 279A में GST काउंसिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट है, इसको जरूर याद रखना, 279A में। और फाइनेंस कमीशन 280 में। फिर ये आर्टिकल 300A, पहले क्या था, ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी। अब ये सिर्फ एक लीगल राइट है 300A में, ए के तहत। किस पार्ट में, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 312 ये ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन से, IAS, IPS और IFS, ठीक है।
आईएफएस मतलब फॉरेस्ट सर्विसेज। 323A के तहत एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं, ये याद रखिएगा। 324 तो है इंपॉर्टेंट, इलेक्शन कमीशन है इसमें, सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, तो ये किसमें, इलेक्शन कमीशन में। अभी ये वाले आर्टिकल भी बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है अब लोकसभा और विधानसभाओं से, ठीक है। 330 क्या है, रिजर्वेशन SC/ST का लोकसभा के लिए, और 330 मतलब SC/ST की सीटें रिजर्व होंगी लोकसभा के लिए, ठीक है। अच्छा ये बताइए लोकसभा में इस समय SC/ST की कितनी कितनी सीटें हैं, मैं कई बार बता चुका हूँ ये, और 332 में विधानसभाओं में SC/ST की यहाँ पे सीटें रिजर्व होंगी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड आर्टिकल देख लीजिए। 331 है कि भैया एंग्लो इंडियन होने चाहिए लोकसभा में, रिप्रेजेंटेशन इनका होना चाहिए 331 के तहत लोकसभा में, और 333 के तहत विधानसभाओं में। एक और आर्टिकल है एंग्लो इंडियन से रिलेटेड 336, स्पेशल प्रोविजन फॉर एंग्लो इंडियन इन सर्टेन सर्विसेज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक और है 337 की एडुकेशनल से रिलेटेड यहाँ पे स्पेशल प्रोविजन किए गए हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए। तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड 4 आर्टिकल्स हैं। पहला 331 की बताइए इनको लोकसभा में सीट मिलनी चाहिए, मतलब कैसे रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इनका। 333 वही विधानसभाओं में कैसे इनका रिप्रेजेंटेशन होगा। 336 यानी कि स्पेशल प्रोविजन है कुछ सर्विसेज के लिए। 337 एडुकेशनल ग्रांट्स हैं, कुछ स्पेशल प्रोविजन है एंग्लो इंडियन के लिए। फिर ये तो इंपॉर्टेंट है 338 में NC/SC और 338A में NC/ST, 338B में NC/BC, यानी कि ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 342A, सोशली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जो EWS आया था अभी। EWS किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से आया था, जल्दी से बताइए। फिर 343 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। 345 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट। 348 में क्या है, लैंग्वेज जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यहाँ पे यूज होगी उसके लिए 348 में बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 352 में नेशनल इमरजेंसी वाला है। 356 में आपका ये प्रेसिडेंट वाला रूल है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक लगी नहीं। बताइए अभी तक देश में कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, जल्दी से कमेंट कर। फिर 368 क्या है, ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है कि पार्लियामेंट का पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का, प्लस उसका प्रोसीजर। अब एक बार जल्दी से इसका रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी, ठीक है। ये आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है, नेम एंड टेरिटरी ऑफ यूनियन, ध्यान रखना, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 3 किससे रिलेटेड है, मैंने बताया था आपको 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। 2 में कोई बाहर से अगर इंक्लूड किया जाता है इंडिया की बाहर की यूनियन टेरिटरी को, अगर इंडिया में लाया जाता है वो है। 3 वाला अंदर ही से कुछ तोड़ मड़ोड़ के किया जाता है। तो 3 वाला क्या है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज। 13 वाला आपको बता ही दिया था, कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को के जो है इनकंसिस्टेंट होगा तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा वॉइड और नल। मूल अधिकारों का संगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां, ठीक है। 14 वाला बता ही दिया आपको, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। 15 वाला हम लोगों ने देखा ही था, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। 16 वाला पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड वाला था। 17 अनटचेबिलिटी वाला था। 19 मैंने बताया था 6 तरीके की फ्रीडम है। 21 वाला पर्सनल जो है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा इसी को इंटरप्रेट करती है, खाने से लेके स्वच्छ हवा से लेके अच्छा पानी से लेके दुनिया के जितने भी राइट्स हैं सारे जो है इच्छा मृत्यु से लेके सारे इसमें आ सकते हैं। इसका स्कोप बहुत ही ज्यादा बड़ा है। 21A है एलिमेंट्री एजुकेशन से रिलेटेड, याद रखिएगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने इसका स्कोप बढ़ा दिया है, 3 से 18 कर दिया है, ठीक है। 25 मैंने बताया था कि आपको जो है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस है, फ्री प्रोपेशन का और रिलीजन का, ये 25 से लेकर 28 तक, प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। 30 वाला क्या है, ये माइनॉरिटी वाला राइट है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कंसिडर जो है वो लोग स्थापित कर सकते हैं, राइट है उनका इस्टेब्लिश और एडमिनिस्टर करने का, ये ध्यान रखिएगा। 31C का क्या है, मतलब कि कोई डायरेक्टर प्रिंसिपल को अगर यहाँ पे एप्लीकेबल करना है तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट को जाना पड़ेगा। 32 में सुप्रीम कोर्ट जाना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। 38 में क्या है कि स्टेट को सोशल ऑर्डर मेंटेन करना पड़ेगा लोगों के भले के लिए, लोग जो है राज्य लोग कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। 40 वाले में क्या है, ग्राम पंचायत गांधीयन प्रिंसिपल है, ध्यान रखना। यूसीसी 44 में है। फिर 6 से कम साल तक के जो बच्चों को ये जो भी जो है केयर और एजुकेशन देने का अब क्या किसके लिए था, डीपीएसपी का था, ये डीपीएसपी के स्कोप में था ये, ठीक है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत वाले में। 46 में क्या है कि एडुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रमोट करने हैं SC/ST के और दूसरे वीकर सेक्शन के, ये 46 में है, ध्यान रखना। ये भी क्या है, गांधीयन प्रिंसिपल है, याद है ना गांधीयन वाली ट्रिक, बताओ जल्दी से। 50 क्या है, जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 क्या है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी, ठीक है, ये डीपीएसपी है, ये वेस्टर्न लिबरल वाला है। 51 में फंडामेंटल ड्यूटी है। फंडामेंटल ड्यूटी को किस कमेटी की रिकमेंडेशन में लाया गया था, ये जल्दी से बताइए कमेंट करके। फिर 72 में क्या है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति माफी वाफी दे देते हैं वो सब किस में आएगा, 72 में, ठीक है।
और 74 में क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, ये एक 74 में है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। 78 में क्या है, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज हैं, ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य हैं। तो प्रधानमंत्री के कर्तव्य राष्ट्रपति को इंफॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराई जाए, तो वो 78 में आएगा। 110 में डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, ठीक है। 112 में ये जो बजट जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बजट वर्ड कहीं यूज नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। 123 में प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर। 143 में प्रेसिडेंट की ये वाली पावर कि वो सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकता है। अच्छा एक बात बताइए, उच्चतम न्यायालय से जो है परामर्श करेगा, तो ये अगर मान लीजिए उच्चतम न्यायालय ने कोई भी अपना ओपिनियन दिया तो ये क्या प्रेसिडेंट पे बाध्य होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 155 में गवर्नर की अपॉइंटमेंट। 161 में गवर्नर की जो माफी देने वाली पावर है वो सारी, और प्रेसिडेंट की क्या थी अभी हमने देखी, प्रेसिडेंट की थी 72 आर्टिकल में, और गवर्नर की है 161 में, ठीक है। 6 1 7 1 8, ये 72 7 2 9, इस तरह से ट्रिक याद रखिएगा। तो प्रेसिडेंट वाला जो पार्डन वाली पावर है वो 72 है, उस दोनों का समाया 9, और गवर्नर वाली जो पार्डन वाली पावर 161 है उसका समाया 8। तो यानी गवर्नर वैसे भी जो है प्रेसिडेंट से कम ही ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में आएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक हो गई। फिर उसके बाद देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस, यहाँ पे देखिए ये 163 में है। इन सबको जोड़ डालिए कितना आएगा, 6 3 9 1 10, और ऊपर जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वाला देखा था पार्लियामेंट वाला, वो कितना था 7 4 11, 74 में थी वो, ठीक है। तो छोटी सी ट्रिक है, याद रख सकते हैं तो रख लीजिए इसमें। उसके बाद जो हमने देखा था प्रधानमंत्री की ड्यूटी थी प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देने की, और वैसे ही जो चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देने की, तो ये 167 में आता है। और अगर आप इसको भी मिलाएंगे तो देखेंगे 6 7 13 1 14, और वहां कितना था 78 आर्टिकल था कि प्रधानमंत्री को प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन देने की ड्यूटी, तो वो 15 है, और ये क्या है 14। तो ये याद रखिएगा, मतलब स्टेट एक छोटी यूनिट है और सेंटर बड़ी यूनिट है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। 167 में क्या है, गवर्नर को इन्फॉर्मेशन देने की जो ड्यूटीज हैं वो किसकी है, चीफ मिनिस्टर वाली। 169 में बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिलेटेड एबोल्यूशन या क्रिएशन से। 200 में एसेंट टू बिल्स बाय गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के रिजर्वेशन भी जो इंक्लूडिंग होता है, तो वो वाला विधेयकों पर अनुमति के लिए आर्टिकल 200 है। 123 ऑर्डिनेंस पावर थी प्रेसिडेंट की, 213 है गवर्नर की, ध्यान रखिएगा। 226 में मैंने आपको बता ही दिया है, हाई कोर्ट की पावर है रिट्स इशू करने की। आर्टिकल 32 के तहत वो सुप्रीम कोर्ट की पावर है। 226 के तहत हाई कोर्ट की पावर है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे रिट इशू कर सकता है, हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे प्लस लीगल राइट के वायलेशन पे दोनों में रिट इशू कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, हाई कोर्ट जाना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन ऐसा जो है ये इस्टेब्लिश हुआ है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हुए तो आप पहले हाई कोर्ट जाओ फिर सुप्रीम कोर्ट जाओ, हालांकि आप डायरेक्टली हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 239 ए ये स्पेशल प्रोविजन है रिलेटेड टू दिल्ली। 249 क्या है कि पावर पार्लियामेंट की पावर है कि वो स्टेट लिस्ट में भी लॉ बना सकता है नेशनल इंटरेस्ट में, ठीक है। 262 क्या है, ये आपका इंटर स्टेट रिवर्स और रिवर वैली से रिलेटेड जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एडजुडिकेशन के लिए। अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयन के लिए ये, ठीक है। 263 क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, इंटर स्टेट काउंसिल आपकी, ये आपको कमेंट करके बताना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। इंडिया में कितनी जोनल काउंसिल है, और जोनल काउंसिल क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर स्टैट्यूटरी। फिर ये 265 है, टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, मतलब बिना जो है आप लॉ के कोई टैक्स ऐसे इम्पोज नहीं कर सकते हैं, विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण ना किया जाए। 275 में क्या है, जो यूनियन देता है ग्रांट कई सारे स्टेट को। 280 में फाइनेंस कमीशन है। 300 में सूट्स और प्रोसीडिंग्स है। 300A में राइट टू प्रॉपर्टी है, ये अब एक लीगल राइट है। 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से इसको हटा दिया गया था, उससे पहले ये फंडामेंटल राइट था। 311 में क्या है आपका, ये जो आजकल आप सुनते रहते हैं डिसमिस कर दिया गया कोई ऑफिसर, कोई रिमूवल कर दिया गया, कोई रिडक्शन कर दिया गया किसी की रैंक का, तो वो सारे जो है सिविल कैपेसिटी में जितने भी लोग हैं यूनियन में स्टेट में उनके रिलेटेड है ये 311। अच्छा आप ये बताइए कि किसी भी अगर ऑफिसर की गलती निकले तो क्या डिसमिस किया जाना सही उपाय रहेगा कि सस्पेंशन ज्यादा सही रहेगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 302 में ऑल इंडिया सर्विसेज मैंने आपको बता दिया। 315 में पब्लिक सर्विस कमीशन यूनियन और स्टेट के। 320 में फंक्शन होंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के। 323A में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स हैं। 324 में आपका ये निर्वाचन आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन। 330 में रिजर्वेशन ऑफ सीट है SC ST का लोकसभा में, जैसे मैंने बताया अभी आपको। 335 में SC ST के जो क्लेम्स है सर्विसेज और पोस्ट के लिए। 352 में नेशनल इमरजेंसी। 356 में प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट इमरजेंसी, ठीक है। 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी जो अभी तक लगी नहीं है। 365 में क्या है आप, 365 में कि आप जो है अगर जो डायरेक्शन सेंटर दे रहा है यूनियन दे रहा है
उसको अगर आप फेल हो गया करने में तो भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा 356 और 365 दोनों स्टेट में इमरजेंसी के लिए है, प्रेसिडेंट रूल के लिए है। 368 में जो है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने के लिए, 370 में जो है आपका जम्मू कश्मीर वाला था, अब तो खत्म ही हो गया, अब तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, भाग यहाँ से। चलिए इसी के साथ ये आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट खत्म हुआ। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। ये फ्री वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी पेड ग्रुप की जानकारी के लिए सिर्फ यही 2 नंबर है 9696066089 8564880530।